नमस्कार दोस्तों, DWC की इकोनॉमिक्स कोर कॉन्सेप्ट सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको नव वर्ष की ढेरों मंगल कामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आपके जीवन में संज्ञानात्मक क्रांति लेकर आए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रेपो टेरर क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे रेपो का अर्थ रेपो रेट से है, रेपो रेट से है और टेरर का अर्थ यानी भय या आतंक से है। रेपो रेट क्या है इसको विस्तार से किसी और वीडियो में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए धन उधार देता है। यानी यहाँ पे भारत के संदर्भ में ये समझे तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन बैंकों को जिस दर पे धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अभी रेपो टेरर क्यों कहा गया? क्योंकि आज स्थिति ऐसी बनी हुई है दुनिया भर में कि दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक है वो लगातार रेपो रेट में इजाफा कर रहे हैं और इस बढ़ती हुई रेपो रेट, लगातार बढ़ती हुई रेपो रेट के कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन आने का, जो मंदी आने के संकेत है, उसी को ही मैंने रेपो टेरर नाम दिया है। क्योंकि ये रेपो टेरर शब्द किसी इकोनॉमिस्ट ने नहीं दिया है, किसी अर्थशास्त्री ने नहीं दिया है, ये मैंने इसको रेपो टेरर क्यों नाम दिया है इसे आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने समझा कि जो विश्व में जितने भी देश हैं उनकी केंद्रीय बैंक लगातार रेपो रेट में वृद्धि करते जा रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे है मुद्रास्फीति, यानी दुनिया में लगातार मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है। मुद्रास्फीति की दर लगातार उच्च बनी हुई है। इस वजह से यानी केंद्रीय बैंकों का काम होता है, केंद्रीय बैंक का काम क्या होता है? मार्केट में तरलता को बनाए रखना तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना, यानी नियंत्रित मुद्रास्फीति रखना। भारत में ये रेपो रेट को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। इसका काम ये है कि मार्केट में तरलता को बनाए रखने के साथ साथ मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल करना। यानी भारत में जो मुद्रास्फीति की आदर्श स्थिति भारत की परिस्थितियों को देखते हुए जो मानी जाती है वो 4 ± 2 की स्थिति, यानी 2 से 6%, यानी 4 से +2 यानी 6 और 4 से -2 यानी 2%, इसके बीच की स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रास्फीति की इसके बीच की स्थिति अच्छी मानी जाती है। यानी इससे कम मुद्रास्फीति हो तो वो भी अच्छी नहीं मानी जाती और अगर 6 से ऊपर बढ़ जाती है वो भी अच्छी नहीं मानी जाती है। और वर्तमान में क्या हुआ है कि मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई है, अत्यधिक बढ़ गई है। होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है वो तो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आरबीआई का काम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, इस वजह से रेपो रेट बढ़ाई जा रही है। अब हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि दुनिया भर में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि कोविड-19 की वैश्विक महामारी के बाद लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन की वजह से जो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, उसकी वजह से क्या हो गया? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो बढ़ गया। यानी लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई, उस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसकी वो बढ़ गई। और उसके बाद जैसे ही कोविड की स्थिति थोड़ी सामान्य होने लगी तो दुनिया भर की सरकारों ने अपने यहाँ इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलस पैकेज लेकर आई। तो स्टिमुलस पैकेज लेकर आई, यानी कि स्टिमुलस पैकेज में क्या किया गया कि ब्याज दरों को कम रखा गया या कम किया गया और दूसरी सरकारी खर्च को बढ़ाया गया। इस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। इस वजह से लगातार डिमांड पुल इन्फ्लेशन, स्टिमुलस पैकेज आया, उसकी वजह से यानी सरकारी खर्च को बढ़ाया गया और ब्याज दरों को कम रखा गया। इस वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ गई। यानी दो तरीके से
ये हम देख रहे हैं कि मार्केट में स्थिति बनी हुई इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। और तीसरा कारण यानी ये कोविड-19 से अर्थव्यवस्था उभर ही रही थी, इस बीच क्या हुआ कि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया। इन तीसरा कारण ये हम कह सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ उसने भी क्या किया, उससे ऑयल क्राइसिस हो गया, यानी उससे ऊर्जा संकट पैदा हो गया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फिर से यहाँ पे बाधित हुई। ऊर्जा संकट यानी तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, इससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक तरीके से बढ़ी, यानी लागत जन्य जो मुद्रास्फीति है वो भी बढ़ी। यानी ये 3 मेजर कारण है, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 3 मेजर कारण रहे वैश्विक परिदृश्य में जिसकी वजह से दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी। और दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी तो वहाँ के केंद्रीय बैंकों ने लगातार क्या किया, रेपो रेट में वृद्धि करनी शुरू कर दी। अब जब रेपो रेट में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रेपो रेट में वृद्धि होगी तो जो वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा ब्याज चुकाकर केंद्रीय बैंक से क्या करना होगा, वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा ब्याज दरों पर उधार मिलेगा केंद्रीय बैंक से, और वो ज़्यादा ब्याज दरों पर उधार मिलेगा तो वो ग्राहकों को भी, यानी कि जो कारोबारी है वो कारोबार करने के लिए उधार लेंगे तो उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ेगा, तो वो उधार लेने से कतराएंगे और आर्थिक गतिविधियाँ इससे क्या होगी, हतोत्साहित होगी। यानी बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण आर्थिक गतिविधियाँ हतोत्साहित होगी और उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में मंदी आने के संकेत पैदा होंगे। यानी कि लोग बैंक से उधार नहीं लेंगे तो कारोबार नहीं करेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में मंदी आने के पूरे आसार है। यानी इस वजह से जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, इस वजह से रेपो रेट लगातार दुनिया भर में बढ़ाई जा रही है। इस कारण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने के संकेत है, उसको देखते हुए इसे रेपो टेरर नाम दिया। अभी रेपो टेरर ही नाम क्यों दिया मैंने इसे, क्योंकि रेपो टेरर, इसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए आप ये समझे कि जैसे यूएसए का जो फेडरल बैंक है, यूएसए का केंद्रीय बैंक है, उसे फेडरल बैंक कहते हैं, यानी यूएस फेड अगर ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत मात्र कर दे तो दुनिया भर के मार्केट धड़ाम से गिर जाते हैं। यानी इसकी इंटेंसिटी, यानी रेपो रेट पे इन केंद्रीय बैंकों का प्रभाव किस तीव्रता के साथ पड़ रहा है। यानी अगर यूएस फेडरल बैंक को ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं रहती है कि अगर यूएस फेडरल बैंक को छींक भी आ जाए तो दुनिया भर के मार्केट धड़ाम से गिर जाएंगे। यानी दुनिया भर के मार्केटों, यूएस फेडरल बैंक को छींक भी आ जाए तो दुनिया भर के मार्केटों में बुखार आ जाएगा, तो ऐसा माना जाता है। यानी इसके द्वारा, केंद्रीय बैंकों के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, इनके द्वारा ब्याज दरों को घटाया बढ़ाया जाता है, रेपो रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है। इस वजह से जो प्रभाव पड़ता है वो इंटेंस है। यानी इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए मैंने इसे रेपो टेरर नाम दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए है कि रेपो टेरर मैंने इसको नाम क्यों दिया, और इससे रिलेटेड आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपकी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैं समझा पाने में सफल रहा हूँ कि आखिर लगातार बढ़ती जो रेपो रेट है वैश्विक स्तर पर, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार वैश्विक स्तर पर, यानी अपने अपने स्तर पर जो रेपो रेट में वृद्धि कर रहे हैं, उस वजह से अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आने, अर्थव्यवस्था में मंदी आने के संकेत नजर आ रहे हैं। यानी अर्थव्यवस्था रेपो के आतंक से घबरा रही है, तो इस वजह से मैंने इसे रेपो टेरर नाम दिया है। और ये फिर से दोहरा दूं कि ये किसी अर्थशास्त्री की दी हुई संकल्पना नहीं है। ये रेपो टेरर ये टर्म मैंने ईजाद किया था, तो मैं यहाँ उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे समझाने में सफल रहा हूँ कि इसे मैंने रेपो टेरर नाम क्यों दिया है। और आपकी जो भी प्रश्न है इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर से आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।